हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में। ओके, पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि एमजीएफ क्या होता है, इसकी क्या वर्किंग होती है, इसके क्या यूजेज होते हैं। उसके बाद एक इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे जो है सेबिसेव्स इनइक्वालिटी, जो कि हर बार किसी ना किसी पेपर में पक्का आता है। वो बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, तो इन दो टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले कि हम देखेंगे एमजीएफ क्या होता है। ठीक है, तो दैट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन that can be written as mgf. So basically this is a function. ठीक है, फंक्शन है तो फंक्शन किसी फॉर्म में डिफाइन भी होगा। ओके, तो सबसे पहले तो कोई रैंडम वेरिएबल x होता है, उसके लिए हमारे पास एक mgf होता है। ठीक है, अब फंक्शन डिफाइन करना है तो हम इस x का यूज करके किस फॉर्म में इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सो दिस इज रिटन एज m x t। ओके, नाउ दिस फंक्शन हैज डोमेन पॉइंट इज t। ठीक है, t एक डोमेन से आ रहा होगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा mxt का, दैट इज द रेंज। ठीक है, तो फंक्शन समझ में आया। अब इसके आगे बात करते हैं। अब ये फंक्शन तो मैंने बोल दिया, इसकी डोमेन रेंज हमने बता दी। तो इसकी जो डोमेन होती है सबसे पहले तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इसकी वेल डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, तो मैं पर्टिकुलरली नहीं बता सकता कि अगर एमजीएफ है मेरे पास तो उसकी डोमेन क्या होती है। इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ओके, क्योंकि यहाँ पे टी के ऊपर डिपेंड करे, अब टी कुछ भी हो सकता है। इसके बाद इसकी रेंज के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसकी जो रेंज होगी दिस विल बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये जो mxt होता है ये होता क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। सो दिस mxt that is moment generating function, this will be equal to expectation of e raised to the power tx। ठीक है, तो पीछे से हम एक्सपेक्टेशंस पढ़ते आ रहे हैं, लाइक एक दो पीछे जो वीडियो डाली होंगी इसी सीरीज के अंदर, उसमें हमने देखा है कि एक्सपेक्टेशन क्या होता है। सो बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जब हम लिखते थे, सो दिस वाज x इंटू पी ऑफ एक्स। अगर डिस्क्रीट है तो फिर हम समेशन कर देते थे। ठीक है, वो चीज होती थी। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, हमें एक्सपेक्टेशन निकाल रही है ई रेस टू द पावर टी एक्स। सो एक्स का कोई फंक्शन यहाँ पे ले रखा है, उसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, इस फंक्शन की। अब देखो, उसको पूरा लिखने की बजाय, मतलब इसके एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में ब्रेक करने से पहले अगर हम अंदर वाले टर्म को देखना चाहें, दिस टर्म ई रेस टू द पावर टी एक्स, तो अब एक चीज हमें पता होती है कि जो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है, इसकी हमारे पास एक एक्सपेंशन होती है। अगर मेरे पास था e रेज टू द पावर x, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, इसका एक्सपेंशन कुछ इस फॉर्म में होता था। अब अगर हम इस एक्सपेंशन को यहाँ पे अप्लाई करना चाहें कि e रेज टू द पावर tx में मेरे को इसको अप्लाई करना है, सो वहां पे जो x था वहां पे इस x की वैल्यू थी x, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर इस x की वैल्यू होगी tx। ओके, जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे सो दिस विल बी 1 प्लस tx ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस टी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ओके, टी रेज टू द पावर के एक्स रेज टू द पावर के ओवर के फैक्टोरियल। ठीक है, एंड सो ऑन, ये कुछ इस फॉर्म में एक्सपेंड होगा हमारे पास। अभी इस एक्सपेंशन के ऊपर हमें एक्सपेक्टेशन लगाना है। सो दिस थिंग विल बी कमिंग आउट टू बी लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 प्लस tx divided by 1 plus t square x square divided by 2 factorial and so on t raised to the power r x raised to the power r over r factorial। ठीक है, तो अंदर वाली चीज को हमने एक्सपेंड कर दिया। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सेपरेट करूं, अगर मैं जो एक्सपेक्टेशन था इसकी प्रॉपर्टी लगाएं कि एक्सपेक्टेशन जो होता है वो समेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसको हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही इस एक्सपेक्टेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सबसे पहले तो कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी 1 प्लस, अब सेकेंड टर्म के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे जो x था वो एक रैंडम वेरिएबल था, t हमारे पास यहाँ पे डोमेन का पॉइंट है। ठीक है, तो t तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो t डॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ओके, प्लस इन द सिमिलर फॉर्म अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल जो टर्म होगी दिस विल बी ए कॉन्स्टेंट, तो दिस विल बी 2 स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन। ऐसे जब r टर्म के ऊपर हम आएंगे, सो दिस विल बी t रेज टू द पावर r ओवर r फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज टू द पावर r। ठीक है, तो मैंने इसको कुछ इस फॉर्म में एक्सपेंड किया। अब देखो, इसका नाम था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, इसका नाम मैंने लिखा है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो जिन्होंने भी इसको डिफाइन किया होगा उन्होंने देखा होगा कि ये एक ऐसा फंक्शन होगा जो हमें मोमेंट मोमेंट फाइंड आउट करके देगा। ठीक है, कोई रैंडम वेरिएबल एक्स था, उसके हमारे पास पर्टिकुलर मोमेंट्स होते थे, फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट एंड सो ऑन। सो बेसिकली जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन था इसका काम ही ये था कि ये हमें मोमेंट जनरेट करके देगा। तो इसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, जैसे इसको तुम देख पा रहे हो, जैसे हमने एक्सपेंशन किया, सो 1
इसका कुछ काम है नहीं यहाँ पे। सेकंड टर्म के ऊपर आते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दैट इज फॉर फर्स्ट मोमेंट। सेकंड टर्म के ऊपर जाएं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के, दैट इज सेकंड मोमेंट। सो जो हमारे पास टी रेज टू द पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल, इसका जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, इट्स कोफिशिएंट इज बेसिकली म्यू आर डैश, rth मोमेंट होगा। ठीक है, तो यहां तक ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन डिफाइन किया, ई रेज टू द पावर टी एक्स को एक्सपेंड किया, उसके बाद हमने देखा एक्सपेक्टेशन को डिस्ट्रीब्यूट करके, तो हमें पता चला कि जो हमारे पास टी रेज टू द पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल का जो कोफिशिएंट होगा एमजीएफ के अंदर, वो हमारे पास rth मोमेंट देता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अब एक तो हो गया कि भैया ये तो पता चल गया ये rth मोमेंट हम कुछ इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। एक और दूसरा तरीका होता है हमारे पास कि हमें rth मोमेंट अगर डिफाइन करना होता है तो उसके लिए हमारे पास से मेरे पास mxt था। ठीक है, अब मैं बोल देता हूँ कि यार मेरे को एक्सपेंड नहीं करना, एक्सपेंड करने से बहुत बड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो अगर इस केस में मेरे को rth मोमेंट निकालना है, ओके, म्यू आर डैश, सो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा आर mxt ओवर डेल्टा टी आर, और जहां पे हमें टी को पुट करना है 0। ओके, यहाँ पे क्या लिखा मैंने बोला कि अगर तुम्हें rth मोमेंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो mxt होगा उसका हम rth डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t सच दैट t इक्वल टू 0। ठीक है, rth मोमेंट के लिए rth डेरिवेटिव जहाँ पे t की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो फाइनली t की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो चीज हमें rth मोमेंट दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि mgf से हम अगर मोमेंट निकालना चाह रहे होते हैं तो किस फॉर्म में निकल रहे होंगे, पहला तरीका तो हो गया एक्सपेंशन से, दूसरा तरीका हो गया डिफरेंशिएशन से। ठीक है, ये चीज होगी यहाँ पे जो नोट करनी थी। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास mxt दैट इज mgf एग्जिस्ट कर गया हो लेकिन मोमेंट एग्जिस्ट ना की हो। ठीक है, तो नोट करके यहाँ पे लिखेंगे कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास mgf था, एग्जिस्ट, बट जो म्यू आर डैश थे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब ये किस फॉर्म में हो सकता है, कि हो सकता है हमने जब mgf फाइंड आउट किया दैट इज mxt, वो हमने फाइंड आउट किया, उसकी एक फाइनल वैल्यू तो आ गई, हमारे पास कोई फंक्शन निकल के आ गया। अब हो सकता था जो ये फंक्शन था ये एक्सपेंड ही ना हो पाता हो। ठीक है, या फिर जो फंक्शन था वो डिफरेंशिएबल ही ना हो। तो अगर फंक्शन ना एक्सपेंडेबल होगा ना फिर डिफरेंशिएबल होगा, इन दैट केस हम ये वाला मेथड भी नहीं लगा सकते, इससे पहले वाला जो एक्सपेंशन में हमने पढ़ा था वो भी नहीं लगा सकते। दैट मीन्स मोमेंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि मोमेंट एग्जिस्ट ना करे लेकिन एमजीएफ एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, इसका काम था मोमेंट देना, ये दे पा रहा है नहीं दे पा रहा वो अलग बात है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम थोड़े चेंजेस करते हैं, लाइक ये तो था कि अगर हमने पढ़ा mxt के बारे में तो दैट थिंग इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू द पावर tx। ठीक है, सबसे सिंपल फॉर्म होगी, फॉर्म नंबर 1। अब अगर हम थोड़ा बहुत चेंजेस करना स्टार्ट करें यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैं सेकंड केस लेता हूँ कि मेरे को कुछ ये निकालना है कि एम बी माइनस, सॉरी इधर लिखता हूँ कि मैं लिखता हूँ कि मेरे को निकालना है एम ऑफ एक्स माइनस बी ओवर ए टी। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या था, एक्स के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्स माइनस बी, कि हमने पहले तो ओरिजिन को सेट किया, थोड़ा चेंज कर दिया, डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, स्केल को भी चेंज कर दिया। तो इस केस में क्या होगा इसके ऊपर बात करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू वो सेम फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ जो यहाँ पे टर्म थी इसको इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस विल बी e रेज टू द पावर x माइनस बी ओवर a इंटू टी। ठीक है, इसको फर्दर अगर मैं सोल्व करना चाहूँ, सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर टी एक्स ओवर a माइनस बी टी ओवर a। ठीक है, पार्स है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँ, सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर टी एक्स ओवर a डॉट e रेज टू द पावर माइनस बी टी ओवर a। ठीक है, अब यहाँ पे देखने की चीज है, हमारे पास दो चीजें हैं, ई रेज टू दी पावर टी एक्स ओवर ए, एक है ई रेज टू दी पावर माइनस बी टी ओवर ए। तो हमें एक्सपेक्टेशन निकालनी है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स हमारे पास होता था ए टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है, जहाँ पे ए हमारे पास एक कांस्टेंट होता था। अब यहाँ पे देखेंगे ए कांस्टेंट, बी इज कांस्टेंट, टी भी एक कांस्टेंट होगा।
डोमेन पॉइंट होगा। सो जब वो इस पूरी टर्म को देखेंगे b रेज टू द पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई a, ये कांस्टेंट होगा। सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी e रेज टू द पावर माइनस बी टी ओवर a एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर टी एक्स ओवर। ओके, इसको हम लिख सकते हैं कि e रेज टू द पावर हो गया माइनस बी टी ओवर a डॉट, ये किसका m ऑफ लिख सकते हैं x ओवर a t। ओके, तो चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वहां पे कुछ इस फॉर्म में मॉडिफाई हो जाएगी चीजें। ठीक है, तो ये हो गया था हमारे पास एमजीएफ के बारे में। इसके बाद एक छोटी सी चीज और है जिसको नोट करना है, वो चीज हमारे पास क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम बोल दिया कि ये तो बहुत सिंपल चीजें होंगी भैया, ये आपने समझा दिया। इसके बाद है कि अगर मेरे रैंडम वेरिएबल थे वो किन्हीं एक पर्टिकुलर फॉर्म को डिफाइन कर रहे हो, या फिर किसी पर्टिकुलर पैटर्न या फिर कोई एक प्रॉपर्टी है जिसको जस्टिफाई कर रहे हो, तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास रैंडम वेरिएबल है x1 x2 सो ऑन xn। ठीक है, कि n रैंडम वेरिएबल है और ये सब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आईआईडी बोल दिया मैंने या फिर इंडिपेंडेंट बोल दिया सिंपली फॉर्म में। तो अगर मेरे पास कुछ ये है कि इस कंडीशन में है, तो उसके बाद ये बोलता है कि हमें बताओ m ऑफ समेशन एक्स आई टी, ये क्या होगा। ठीक है, तो ये टर्म अगर हम इसको मॉडिफाई करके लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा m ऑफ x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn t। ओके, दैट थिंग विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर x1 t प्लस x2 t प्लस सो ऑन xn t। ओके, अब पार से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंडिपेंडेंट है तो सेपरेट हो जाएगा। दिस विल बी कमिंग आउट टू बी एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर t x1 डॉट expectation of e raised to the power t x2 dot expectation of e raised to the power t xn। ओके, तो ये कुछ ऐसे फॉर्म में आ गया क्योंकि इंडिपेंडेंट इसने बोल रखा था, मैंने यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर दिया। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। तो जैसे हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा ये, सो दिस m summation xit, this thing can be written as product of I running from 1 to n expectation of e raised to the power t xi, or that is basically product of I running from 1 to n m xi t। ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंट दे रखे हो तो रैंडम वेरिएबल, तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में मॉडिफाई हो जाता है, तो इस चीज का भी यूज करना है। ओके, ये हो गया कि हाँ भाई एमजेफ के बारे में पढ़ लिया। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक प्रॉपर्टी भी होती है, एक प्रॉपर्टी स्टार करके लिख देंगे, हाँ वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो स्टार करके लिखेंगे यहाँ पे यूनिकनेस प्रॉपर्टी। तो भैया यूनिकनेस प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये क्या बोलता है, देखो इसका नाम ही बोल रहा है यूनिकनेस प्रॉपर्टी, ये कुछ यूनिक वगैरह होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास, मान लेता हूँ मेरे पास दो रैंडम वेरिएबल थे, एक एक्स था एक वाई था। अब कोई बोले कि ये दोनों रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकल है। ठीक है, कि दोनों रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकल है। अब ये किस फॉर्म में होगा, लाइक कोई जुड़वा बच्चे होते हैं, लाइक जुड़वा होते हैं, काफी लोग होते हैं, मतलब काफी तो नहीं होते, रेयर केसेस होते हैं। तो मान लेते हैं जुड़वा है, तो हम बोलते हैं कि दोनों आइडेंटिकल है, उसका मतलब उन दोनों की प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई कर रही होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, तो अगर दो रैंडम वेरिएबल हमारे पास आइडेंटिकल होते हैं, इन दैट केस हम उनको आइडेंटिकल बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ उन दोनों का एमजीएफ सेम होगा, कि एम एक्स टी दिस विल बी इक्वल टू एम वाई टी। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स थे जिनका जो एमजीएफ था वो इक्वल था, इन दैट केस हम बोलेंगे वो दोनों आइडेंटिकल होते हैं। दैट मीन्स जो एमजीएफ होता है वो यूनिकनेस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक एमजीएफ दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता हो। ठीक है, एक जो एमजीएफ होता है वो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही डिफाइंड होता है। ठीक है, ये थी हमारे पास यूनिकनेस प्रॉपर्टी। आई होप ये चीजें समझ में आएंगी। तो एमजीएफ के अंदर हमें ये सब थ्योरी पढ़ना होता है। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब काफी जगह पे हमने देखा हुआ है कि लाइक तुम जैम वगैरह में या फिर किसी भी पेपर के लिए अपियर होते हो, तो वहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है जिसको मतलब हम सोल्व करना चाहें तो बहुत एक्सपेंड करके बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर बड़ा नहीं करना, अगर थोड़ा ऑब्जर्वेशन पे ऊपर अगर हम काम करते हैं तो बिल्कुल सिंपल होता है और समझ में भी आता है। तो मान लो कि मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है, दिस एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल। ओके, उसके बाद बोल देगा वो कि इसका एमएक्सटी में डिफाइन करके दे रहा हूँ। ठीक है, सो एमएक्सटी इक्वल टू मान लेते हैं 1/3 ई रेज टू द पावर टी प्लस 2/3 ई रेज टू द पावर 3
2t प्लस 1/3 e⁻³ 3t। ठीक है, तो वो बोल देगा कि यार ये चीज होगी, अब तुम मेरे को इसका मीन बता दो। ठीक है, से मान लेते हैं इस रैंडम वेरिएबल के तुम्हें मीन बताना है, और वी कैन से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बताओ। तो अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोल रहा है तो सिंपल सी बात है, एमजीएफ है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और वैल्यू पुट कर देंगे तो उससे आ जाएगा। अब एक और तरीका क्या हो सकता है, ये तो हो गया अगर एक्सपेक्टेशन मांग लिया। अब वो हो सकता है तुमसे बोल दे कि मीडियन बता दो यार। अब मीडियन के लिए तुम क्या करोगे, मीडियन के लिए तुम्हें इसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहूँ तो जो mxt होता था, दिस वाज बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻tx। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर तुम देखना चाह रहे हो तो इस पूरी टर्म को लिख सकते हैं हम। इसको देखना चाहें तो देखो e⁻t, e⁻2t, e⁻3t, और यहाँ पे कुछ एक कोफिशिएंट है इन सब के साथ में। तो यहाँ पे अगर हम इस रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज को फिक्स करना स्टार्ट करें, यहाँ पे 1 2 3, तो क्या हो रहा है, इसको एक्सपेंड किया तो मैंने, वो बन गया कि प्रोबेबिलिटी इनटू दिस फंक्शन। सो अगर x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो 1/3 इंटू e⁻t इंटू 1, ओके, प्लस 2/3 e⁻t इंटू 2 प्लस 1/3 e⁻3 इंटू t। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा ऑब्जर्व करके देखा कि कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो एक चीज समझ में आई कि जो एक्स रैंडम वेरिएबल था जिसके लिए एमजीएफ डिफाइन कर रखा था, दिस एक्स इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल सच दैट इस रैंडम वेरिएबल की क्या क्या वैल्यू हो रही होंगी, या तो 1 या 2 या 3। फिर प्रोबेबिलिटी की बात करें पी ऑफ एक्स, दैट इज 1/3 और 2/3 एंड 1/3। फिर ये बोल रहा है कि मीडियन बताओ। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन कोई पॉइंट से x हो गया, सो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू दिस x। ओके, इसको हम x1 बोल देते हैं अगर हम, ठीक है। सो अगर हम समेशन करते हैं प्रोबेबिलिटीज ऑफ x का, दिस वन इक्वल टू 1/2, इन दैट केस हम बोलेंगे मीडियन हो गया। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटीज दे रखी है 1/3 2/3 1/3, इन सब का यूज करेंगे और हम मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे और समझ लेंगे कि हमने किस फॉर्म में इसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो सोल्व करना ही नहीं था, सिंपल सा था, ऑब्जर्वेशन किया, अगर मीन बोल रखा था तो एक चीज दिख रही थी 1/3 1 2/3 2 1/3 3, सबको मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, मीन आ गया। वेरिएंस के लिए भी सिंपल सा था। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है ये, मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने से समझ में आते हैं। तो ये था हमारे पास, ये टॉपिक था कौन सा हमारे पास, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में मैंने जो बताया वो ओके। सो अभी ना हम सेबेसियस इनइक्वालिटी के बारे में देखते हैं कि सेबेसियस इनइक्वालिटी क्या बोलती है, इसके अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार नियरली 3-4 नंबर का आ जाता है किसी न किसी पेपर में। ठीक है, कहीं ना कहीं पे पक्का देखने को मिलेगा, और बस इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट पता है तो इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो काफी ईजी होता है, मतलब बिल्कुल स्टेटमेंट है इसकी और कुछ है ही नहीं। तो इसको समझते कि क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि कम से कम, देखो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ पर सबसे पहले, एट लीस्ट 1 - 1/k², ये 1 है यहाँ पे, 1 - 1/k² of data from a sample lies within k standard deviation from the mean। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं, इसने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखी, इन्होंने बोला कि कम से कम 1 - 1/k² ऑफ डेटा, जो डेटा है उसका कम से कम इतना पार्ट लाइज विद इन के स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को देखते हैं, ये क्या लिखा मैंने, तो इसने लिखा के स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। ओके, सो मीन के अबाउट देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ओके, और विद इन के स्टैंडर्ड डेविएशन। तो विद इन के स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हो गया, इसको देखते हैं। तो विद इन के स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब दिस मस्ट बी लेस देन के सिग्मा। ठीक है, ये चीज होगी। अब इस चीज को समझेंगे कि विद इन के स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या था, कि देखो अगर मेरे पास ये था एक्स रैंडम वेरिएबल, ये इसका मीन था, तो इसने बोला कि जो ये एक्स रैंडम वेरिएबल था जो वेरिएट कर रहा था, लेकिन मीन तो कांस्टेंट होगा। तो अगर हम डेविएशन को चेक करें कि कितना डेविएट कर सकता है, तो इसने बोला कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को एक काउंटिंग के लिए देख लेते हैं, तो इसने बोला कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को काउंटिंग के लिए देखा तो के टाइम्स अगर उसको करते हैं, तो के टाइम इधर, के टाइम इधर,
तो हमारे पास कुछ इतनी रेंज मिल जाएगी। तो इसने बोला कि इस रेंज के अंदर कम से कम इतना डेटा लाई करना चाहिए। ओके, सो इसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ mod of x minus mu less than k sigma, this will be greater than equal to 1 minus 1 by k square। ठीक है, ये थी हमारे पास सेबेसियस इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी या फिर जो इनइक्वालिटी होती है। अब इसका ही अगर हम ट्रांसपोज लेना चाहें, दैट इज इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट लेना चाहें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू k सिग्मा, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1 by k स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सेबेसियस इनइक्वालिटी जिसको हमें याद रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो उसका एक ही तरीका है जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी कि एटलीस्ट इतना ऑफ द डेटा, इतना मीन्स 1 माइनस 1 by k स्क्वायर ऑफ द डेटा वो के स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज के अंदर लाई करेगा। तो बस स्टेटमेंट को याद रखेंगे तो हो जाएगा। तो ये दो इनइक्वालिटीज होंगी यहाँ पे, एक कॉम्प्लीमेंट की इवेंट के लिए, एक जो स्टेटमेंट था उसके रेस्पेक्ट में, इन दोनों को याद रखेंगे। तो इस पे बेस काफी क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं। तुम्हें कुछ भी बोल देगा कि डेटा दे देगा कि कोई पॉपुलेशन थी, वहां पे कुछ ये था, मीन ये था, तो तुम बताओ कि इसका मीन के अबाउट में ये डेटा कितना इस रेंज से बाहर जाएगा या फिर उस रेंज से बाहर जाएगा। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। ये हमारे पास सेबेसियस इनइक्वालिटी होती है। तो इसकी ये अंडरस्टैंडिंग थी, ये इसके अंदर बेसिक था कि इतना डेटा उसके अंदर से इतना। ठीक है, तो आई होप ये चीज भी समझ में आई होगी। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ ये स्टेटमेंट ही थी। ओके, तो हमारी ये वीडियो में यहाँ पे एक सेबेसियस इनइक्वालिटी हमने देख लिया। इसी वीडियो में हमने पीछे देखा कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। उससे पहले की वीडियोज में हमने सारे जो जितने भी टॉपिक थे हमारे पास एक्सपेक्टेशन के अंदर या फिर रैंडम वेरिएबल के अंदर, वो सब देख लिए। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर अगर तुम पर्टिकुलरली किसी पेपर के लिए देख रहे हो तो वहाँ पे होंगे ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक टॉपिक होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल देखेंगे। तो वहाँ पे 1 के लिए भी देखेंगे और 2D के लिए भी देखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू।